एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सीरीज मैंने स्टार्ट की है। पेपर 2 की तैयारी मैं यहाँ पर आप लोगों को करवा रही हूँ। एजुकेशन सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज। उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जो कि आपके सिलेबस में 9 थिंकर्स दिए गए हैं, जिसमें से 6 इंडियन थिंकर्स हैं और 3 वेस्टर्न थिंकर्स हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम जिद्दू कृष्ण मूर्ति के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं ये मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। हर वीडियो में मैं बताती हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जिसमें सांख्य, योग, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म और दयानंद दर्शन और इस्लामिक फिलॉसफी। ठीक है, ये कंप्लीट टॉपिक हम कर चुके हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स वाला टॉपिक भी मैं कंप्लीटली करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसमें जितने भी आपके हैं आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म, हर एक टॉपिक पर आपको इंडिपेंडेंट और डिटेल में वीडियो मिलेगी। ठीक है, सोशियोलॉजी और सोशलाइजेशन वाला जो पार्ट है वो अभी मैं करवाऊंगी। उससे पहले मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, ठीक है, इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी को बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम जिद्दू कृष्ण मूर्ति की एजुकेशनल फिलॉसफी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले उनके अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि भाई वो कहाँ से थे, किस तरह के वो बच्चे थे, किस तरह की उनका एजुकेशन सिस्टम था। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से वो कैसे जुड़े, बाद में उनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ किस तरह से झुकाव होता है। तो सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब इनकी लाइफ को बारे में जानेंगे ना, बहुत मजा आएगा। क्योंकि मैंने भी जब स्लाइड्स तैयार कर रही थी तो मेरे को भी ये क्यूरियोसिटी थी कि मैं और कुछ जानूं। मतलब बिल्कुल डिटेल में मैंने कोशिश की अपनी तरफ से बहुत ज्यादा इनके बारे में। जब मैंने एमएड या नेट क्वालिफाई किया था तो आई थिंक ये टॉपिक हमारे सिलेबस में था ही नहीं। तो आप लोगों को करवाने के लिए मैं अभी करवा रही हूँ। बहुत डिटेल में मैंने बनाया है, बहुत डिटेल में मैंने इनको स्टडी किया है, बहुत डिटेल में ही स्लाइड्स आपको मिलेंगी। ठीक है, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति का जन्म 11 मई 1895 को आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले, एक जगह का नाम है आंध्र प्रदेश में, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनका जो फैमिली थी वो तेलुगु ब्राह्मण परिवार से थी, यानी कि उनकी जो ट्रेडिशनल तेलुगु ब्राह्मण बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, उनके फादर थे वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में एक रिवेन्यू ऑफिस में काम करते थे। ठीक है, उनकी माताजी जो थी वो बहुत ही रिलीजियस और डिवोटेड टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। अब जिद्दू कृष्ण मूर्ति बहुत ही सेंसिटिव और इंट्रोवर्ट बच्चे थे, यानी कि अंतर्मुखी थे, किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। फ्रिक्वेंटली वो बीमार रहते थे, बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते थे। फॉर्मल एजुकेशन में उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। टीचर्स उनको डांटते फटकारते रहते थे, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन में जो भी टीचर्स बताते थे वो उनको बिल्कुल याद नहीं रहता था। मेमोराइज करने वाली चीजें उनके अंदर थी ही नहीं। ठीक है, उनका इंटरेस्ट किसमें था? नेचर से रिलेटेड चीजों में, पहाड़, पेड़ पौधे, पक्षी, झरने, ठीक है, इस तरह की चीजों में उनका इंटरेस्ट था। यानी कि नेचुरलिस्टिक टाइप का इनका नेचर था। नेचर के करीब रहना बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में इनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो इवन देन टीचर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि मेंटली रिटार्डेड है, इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, इसको कुछ भी समझ नहीं आता है। ठीक है, अब लेकिन उसको अगर आप देखेंगे तो क्या था, मतलब एक वेकेंट ड्रीमी लुक दैट मेड हिम अपीयर डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। मतलब उसकी आंखों में ना एक खालीपन सा, स्वप्निल सी दृष्टि थी, जिससे ऐसा लगता था कि वो दुनिया से बिल्कुल अलग ही लगते थे। डिस्पाइट हिज वीक एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि मैंने बताया ना कि एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी बहुत वीक थी, फिर भी वो एक बहुत जेंटल नेचर और हाईली कंपैसिनेट पर्सन थे, बहुत दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ठीक है, अब जिद्दू कृष्ण मूर्ति को थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कैसे डिस्कवर किया, यानी कि एनी बेसेंट तक वो कैसे पहुंचते हैं, कैसे उनकी मुलाकात होती है, तो उसके पीछे की एक लंबी स्टोरी है, वो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगी। तो होता क्या है, 1909 में, ठीक है, 1909 की बात है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति उस टाइम पर 14 साल के थे। ही वॉज डिस्कवर्ड ऑन द बीच एट अड्डयार, मद्रास, बाय C.W. लीडबीटर, अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, यानी कि ये अड्डयार बीच अभी मद्रास दे रखा है, मद्रास में नहीं है अभी फिलहाल, प्रेजेंट में वो चेन्नई में है। ठीक है, जब वो 14 साल के थे तो उनकी खोज, मतलब वो अड्डयार बीच है एक, ठीक है, मद्रास में, और उसके बगल में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर था। तो ये जो नाम मैंने लिखा है C.W. लीडबीटर, पूरा नाम क्या है? चार्ल्स वेबस्टर लीडबीटर। इन्होंने किसको? जिद्दू कृष्ण मूर्ति को डिस्कवर किया। कैसे किया, उसके पीछे की एक स्टोरी है, वो मैं आप लोगों को ओरली बता रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार स्टोरी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब होता क्या है कि भाई उनके जो फादर थे वो पहले
पहले ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, लेकिन वहां से उनकी जॉब छूट जाती है। उसके बाद वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में क्लर्क का काम करते हैं। अब जिद्दू कृष्ण मूर्ति एक दिन जो है अड्डयार बीच, ठीक है, मद्रास चेन्नई में, अभी प्रेजेंटली चेन्नई में है, वहां पर वो गए हुए थे, वहां पर थे। तो ये जो आदमी है जिसका नाम मैंने जिक्र किया है, CW लीडबीटर, बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, चार्ल्स वेबस्टर लीडबीटर। वो फ्रिक्वेंटली, मतलब वहां पर डेली शाम को इवनिंग में अड्डयार बीच पर घूमने जाते थे, क्योंकि वहां पर अड्डयार बीच के बगल में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर था। तो वो एक दिन घूमने के लिए गए हुए थे, तो एक बच्चे को देखते हैं, जिद्दू कृष्ण मूर्ति वहां पर बैठा हुआ था, लहरों को देख रहा था, बिल्कुल खोया हुआ था। तो वो जैसे ही उस बच्चे को देखते हैं तो उसका जो स्पिरिचुअल ओरा था उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये इनके बारे में कहा भी जाता है कि भाई ये ओरा देखकर बता देते थे कि क्या, मतलब किस तरह का है। आभा को देखने वाला व्यक्ति कहते हैं ना, कि सामने देखकर ही पता चल जाए कि भाई ये किस तरह का होगा। तो ऐसा माना जाता था कि बहुत ही, मतलब स्पिरिचुअलिटी का जो ओरा था उसको देखते ही वो पहचान गए कि ये तो मतलब यही फ्यूचर का वर्ल्ड गुरु है। उनको ऐसा लगा, ठीक है, मतलब उनको लगा कि मैंने आज तक इतना स्पिरिचुअल ओरा, मतलब इतनी आध्यात्मिक आभा किसी की नहीं देखी, मतलब वो बिल्कुल स्पेशल थे। तो वो पूछते हैं अपने साथ जो भी लोग थे उनसे पूछते हैं कि बच्चा कौन है, तो वो बताते हैं कि भाई ये जिद्दू कृष्ण मूर्ति है, इसके फादर हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक क्लर्क का काम करते हैं। फिर वो उस बच्चे से कुछ थोड़ी देर कन्वर्सेशन करते हैं, 2 4 5 7 मिनट के लिए। वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं उनकी स्पिरिचुअलिटी से, जो भी बात वो करते हैं किसी भी टॉपिक पर। और वो उस बच्चे को लेकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो हेड थी उस टाइम पर, प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, उनके पास लेकर आ जाते हैं, ठीक है। अब एनी बेसेंट भी उनके साथ कन्वर्सेशन करती है, उनकी बातचीत होती है, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है उनकी स्पिरिचुअल यूनिकनेस से, यानी कि वाकई ये तो बच्चा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। तो वो उनको गोद ले लेते हैं, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी उनको अडॉप्ट कर लेती है। और स्पेसिफिकली जो एनी बेसेंट थी, जो प्रेसिडेंट थी, वो उनको दत्तक पुत्र बना लेती है, मतलब पुत्र की तरह, बच्चे की तरह उनका पालन पोषण करती है। और आगे उनकी परवरिश कैसे होती है उसके बारे में हम आगे जान लेते हैं। तो अब उनकी अपब्रिंगिंग और एजुकेशन किस तरह की है, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो एनी बेसेंट थी वो उनको लेकर इंग्लैंड चली जाती है। अब एनी बेसेंट उनको इंग्लैंड लेकर चली जाती हैं, तो जो थियोसॉफिस्ट सोसाइटी के अंडर ही उनकी एजुकेशन होती है, यानी कि जिस तरह की एजुकेशन वो चाह रहे थे उसी तरह की एजुकेशन उनके लिए प्लान की जाती है। मतलब पूरी वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन उनकी होती है, जिसमें इंग्लैंड, इटली और फ्रांस, वहां से उनको एजुकेशन दी जाती है। हर जगह जाकर वो सीखते हैं। ही लर्न वेरियस लैंग्वेजेस, बहुत तरह की लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड सम यूरोपियन लैंग्वेजेस, ठीक है। इंग्लिश के अलावा कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस भी वो सीखते हैं। ही वॉज एक्सपोज टू क्लासिकल म्यूजिक, यूरोपियन कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट्स, ठीक है। वहां पर वो म्यूजिक, मतलब जो क्लासिकल म्यूजिक है, यूरोपियन कल्चर है, इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट, उसको भी एक्सपोज करते हैं, मतलब उनको उस वातावरण का भी उनको अनुभव कराया जाता है। However, कृष्ण मूर्ति's upbringing was also marked by emotional struggle, यानी कि अब होता क्या है कि उनकी जो अपब्रिंगिंग थी उसमें कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रगल भी वो कहीं ना कहीं उन्होंने फेस किया था, कि बचपन में ही उनकी मदर की डेथ हो जाती है। फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद 1925 में उनके ब्रदर, जो जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, नित्यानंद, ठीक है, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो उससे वो बहुत डीपली अफेक्ट होते हैं, ठीक है। वहां से उनको लगता है कि भाई जो ट्रूथ और सफरिंग है उसको इंडिविजुअली एक्सपीरियंस किया जा सकता है, और वो इंडिविजुअली एक्सपीरियंस मतलब आदमी अवेयर होकर ही कर सकता है। तो यहां से उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट भी आता है, ठीक है। तो इमोशनली भी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं, वो चीजें भी उनको अफेक्ट करती हैं अपब्रिंगिंग के टाइम पर। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए, जब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अडॉप्ट किया जिद्दू कृष्ण मूर्ति को, तो थोड़ी सी बेसिक चीजें वहां पर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या सोसाइटी है, क्यों अडॉप्ट करती है। तो उन्होंने क्यों अडॉप्ट किया था कि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? HP ब्लावात्स्की, हेनरी ऑलकॉट के द्वारा, ठीक है। इस सोसाइटी का एम क्या था? टू प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करती थी, स्पिरिचुअल विजडम को एक्सप्लोर करना एंड स्टडी एंशिएंट रिलीजन्स, यानी कि जो प्राचीन धर्म थे उनको स्टडी करना, मिथिसिज्म एंड हिडन लॉज ऑफ नेचर, यानी कि रहस्यवाद के बारे में जानना, और प्रकृति के जो हिडन लॉज हैं उनको एक्सप्लोर करना, उनके बारे में जानना, उनका अध्ययन करना, ठीक है। तो ये इसका मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड पर काम करती थी। स्पिरिचुअल विजडम, जो पुराने धर्म वगैरह हैं, जो भी अलग अलग टाइप के धर्म है उनके बारे में जानना, रहस्यवाद क्या है, प्रकृति के जो हिडन लॉज क्या हैं उनके बारे में जानना। तो उन सारी चीजों से रिलेटेड थी, उन सारी चीजों पर इस सोसाइटी में काम किया जाता था। इसका हेडक्वार्टर जो इंडिया में है वो अड्डयार, यानी कि चेन्नई में है अभी, ठीक है। अड्डयार पहले मद्रास में था, अभी चेन्नई में। द सोसाइटी बिलीव्ड इन द कमिंग ऑफ अ वर्ल्ड टीचर, अ स्पिरिचुअल लीडर हु वुड गाइड कम्युनिटी, यानी कि ये जो सोसाइटी थी मानती थी कि मानवता को मार्गदर्शन करने के लिए, कि
पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को गाइड करने के लिए विश्व गुरु का आगमन होगा। ठीक है, तो विश्व गुरु का निर्माण करती थी एक तरह से। अब ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसका एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि भाई जो भी संस्थाएं होती हैं बड़े लेवल पर काम करती हैं तो इनके इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। जैसे बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो अलग अलग कंट्रीज में हर जगह आपको बौद्ध इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे, बौद्ध यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। ठीक है, उसी तरह से जैन धर्म की हम बात कर सकते हैं, आर्य समाज की बात कर सकते हैं, ब्रह्मा कुमारी की भी आज की डेट में बात करें तो उनके भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जहां पर ये अपनी मतलब अपने उनके जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जिस प्रिंसिपल पर आधारित वो संस्था होती है, जिस चीज को प्रोपोगेट करना चाहते हैं उनको वो स्प्रेड करते हैं, उनको प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसका भी एक इंस्टीट्यूशन था। क्या नाम था उसका? ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट। ठीक है, ओएससी के नाम से हम जानते हैं, ग्लोबल लेवल पर था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था ये। ठीक है, इंडिया के अलावा और भी दूसरे कंट्रीज में भी ये इंस्टीट्यूशन था, इसकी ब्रांचेस थी। ठीक है, अब ये कब फाउंड हुआ था, यानी कि कब एग्जिस्टेंस में आया था? 1911 में। ठीक है, इसका पर्पज क्या था भाई? ये जो संस्था थी इसका पर्पज क्या था? टू प्रिपेयर द वर्ल्ड फॉर द अराइवल ऑफ द वर्ल्ड टीचर, यानी कि दुनिया को विश्व गुरु के आगमन हेतु तैयार करना। यानी कि यहाँ पर वर्ल्ड गुरु को तैयार किया जाता था कि भाई जो पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर सके। अब जिद्दू कृष्ण मूर्ति को क्या किया जाता है? फ्यूचर का वर्ल्ड गुरु डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, यानी कि वो जो संस्था थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, एनी बेसेंट और उनके साथ जो CW लीडबीटर थे, ये मतलब उनके जो प्रोमिनेंट फिगर थे, प्रेसिडेंट थे एनी बेसेंट, तो ये डिक्लेयर कर देते हैं उनको फ्यूचर का वर्ल्ड गुरु। ठीक है, अब कुछ टाइम पीरियड तक जिद्दू कृष्ण मूर्ति, क्योंकि भाई उन लोगों ने आपको पाला पोसा है तो कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है, तो सोसाइटी के साथ जब तक उनको लग रहा था वो काम करते हैं कुछ टाइम पीरियड तक। ठीक है, मतलब 14 साल की उम्र में वो आए थे, 24 साल तक इस सोसाइटी के साथ वो काम करते हैं। बहुत कुछ उन्होंने सीख लिया था, तो बहुत अच्छे वो स्पीकर थे। तो जो भी अब क्या होता है कि इनका जो सोचने समझने का दायरा था वो बहुत हाई था, यानी कि डाइवर्ज होकर चीज़ों को सोचते थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक सोसाइटी के साथ आप काम करें तो उसके प्रिंसिपल्स पर आधारित ही चीज़ें करनी पड़ती हैं कि भाई इसका ये दायरा है, इससे बाहर आप नहीं बोल सकते। तो वो जो सोसाइटी थी उसका अपना एक दायरा था कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं बोलना है। लेकिन जिद्दू कृष्ण मूर्ति का सोचने समझने का दायरा, उनकी मतलब जो थिंकिंग पावर थी बहुत हाई थी, क्रिएटिविटी बहुत हाई थी। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट लेवल की थिंकिंग उनकी थी बहुत ज्यादा। तो वो क्या कर रहे थे कि सोसाइटी के साथ काम कर रहे थे तो उनको एक बंधन सा महसूस हो रहा था कि वो कुछ करना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे। तो एक टाइम पीरियड पर क्या होता है, मतलब 14 से 24 साल की उम्र तक वो वहां पर काम करते हैं। लेकिन उसके बाद 1929 में जिद्दू कृष्ण मूर्ति जो है ये ऑर्डर ऑफ द स्टार, यानी कि संस्था के साथ काम कर रहे थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ, इसका जो इंस्टीट्यूशन था ऑर्डर ऑफ द स्टार, इसको भंग कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं कि भाई मैं मतलब उससे ब्रेकअप कर लेते हैं। होता क्या है कि किस तरह से करते हैं कि एक बार इनका हिस्टोरिकल मतलब भाषण था कि एक ओमेन जगह है हॉलैंड में, वहां पर ये अपना लेक्चर दे रहे थे। वहां पर ये कहते हैं, वहां पर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि मतलब इसको जो ऑर्डर ऑफ द स्टार को डिसॉल्व कर देते हैं। क्या कहते हैं? ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, यानी कि जो ट्रूथ है मतलब वो पाथलेस है, उसका कोई रास्ता नहीं है, उसको आप मतलब किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किसी रिलीजन के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, किसी बुक या किसी स्क्रिप्चर के द्वारा बांध नहीं सकते, वो पाथलेस है। ठीक है, तो ये डिक्लेयर करते हैं। इसके अलावा दूसरी बात वो क्या देते हैं, रीजन क्या देते हैं कि एक दूसरा वो कहते हैं कि मेरे को कोई डिसिपल या कोई शिष्य नहीं चाहिए, मतलब फॉलोवर्स मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जो फॉलोवर्स हैं वो ट्रूथ को डिस्ट्रॉय करते हैं। और तीसरा रीजन वो क्या देते हैं कि भाई व्यक्ति जो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही ट्रुथ को, यानी कि जो एसेंस है, जो सत्य है, ट्रुथ की जो बात करें, सत्य की जो बात करें, एसेंस की वो बात करें, उस एसेंस को आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस, ठीक है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई दूसरा आप को उसका एहसास नहीं करा सकता, ये वो बताते हैं। ठीक है, और इस संस्था से वो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो जहां पर वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो भी मेंबर थे, यानी वेसेंट थे, बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो रिजेक्ट कर देते हैं जो भी उनके पास स्पिरिचुअल ऑथोरिटी, ऑर्गेनाइजेशन और गुरु वर्शिप थी, जो भी वो टाइटल उनको दिया गया था, उस सब चीजों को वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहां से वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थिंकर बन जाते हैं, मतलब बिल्कुल अपने हिसाब से वो काम करना चाह रहे थे, जो बताना चाह रहे थे उसी तरह से वो आगे चीजें करते हैं, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंट थिंकर हो जाते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी से यहां पर उनका ब्रेकअप हो जाता है। इवन देन, हालांकि इन्होंने एक जगह अपनी किसी बुक में जिक्र भी किया है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अहम रोल है उनको इस लेवल तक पहुंचाने में। तो एक जगह उन्होंने अपनी बुक में ये भी बताया है कि ये जो CW लीडबीटर है, अगर ये आदमी उनकी लाइफ में नहीं आता तो वो मर गए होते। उन्होंने ही उनको, मतलब जो कुछ मैं आज हूं वो उन्हीं की वजह से हूं। इवन देन उन्होंने यहां पर कहा है, लेकिन उनका थिंकिंग का लेवल इतना हाई था कि वो उन लोगों के मतलब उस संस्था के साथ काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि संस्था के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं, तो
वहां पर वो बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। इसके आधार पर वो उस सोसाइटी ऑर्डर ऑफ द स्टार से ब्रेकअप कर लेते हैं, उसको डिसॉल्व कर देते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ जिद्दू कृष्णमूर्ति की लाइफ के बारे में, उनकी एजुकेशन, उनकी अपब्रिंगिंग, किस तरह से मोड उनकी लाइफ में आता है, किस तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ते हैं, उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी से किस तरह से उनको वर्ल्ड गुरु का टैग मिलता है, टाइटल मिलता है, ठीक है। उसके बाद वो कुछ टाइम पीरियड तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ काम करते हैं, फिर वहां से ब्रेकअप कर लेते हैं और एक इंडिपेंडेंट थिंकर बन जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमने उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जाना है। अब इसके आधार पर जितना भी हमने समझा है, उसके आधार पर अब हम बात करेंगे उनके फिलोसफिकल आइडियाज की। हमें समझ भी आ गया होगा कि वो किस तरह के इंसान थे। फिलोसफिकल आइडियाज की अगर हम बात करें तो जिद्दू कृष्णमूर्ति की जो फिलोसफी थी वो साइकोलॉजिकल, ह्यूमनिस्टिक और स्पिरिचुअल थी, यट नॉट रिलीजियस, यानी कि धार्मिक नहीं थी। किसी संस्था से वो नहीं जुड़ना चाहते थे। गुरु के बारे में भी मना करते हैं कि गुरु नहीं बनाना चाहिए। किसी कोई भी संस्था, कोई भी मतलब संस्था हो गया, कोई स्क्रिप्चर होगा, कोई बुक हो गया, मतलब ये सारी चीजें आपको ट्रुथ को रियलाइज नहीं करवा सकती, ठीक है। तो उनके फिलोसफिकल आइडियाज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट उनका आइडिया क्या है, ट्रुथ इज पाथलेस। ट्रुथ को मतलब पाथलेस है। आप किसी रिलीजन के द्वारा, रिचुअल के द्वारा, गुरु के द्वारा, बुक के द्वारा आप ट्रुथ को फाउंड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि कोई भी प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज, ठीक है, वो आपको उस सत्य, उस एसेंस का, यानी कि जो ट्रुथ है उसको रियलाइज नहीं करवा सकता। जैसे कि अगर एक एग्जांपल से समझे, भाई आपने कोई भी मिठाई खाई है, मान लीजिए आपने जलेबी भी खाई है, आपने इमरती भी खाई है, तो दोनों आपने चखी है। उनमें किस तरह का मिठास है, उनका एसेंस क्या है, वो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी प्रिंसिपल में उसको बांध नहीं सकते। मतलब जो चीज आपने महसूस की है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए। किसी भी मिठाई हो, किसी भी चीज का टेस्ट है, वो आपने महसूस किया है, आप दूसरों को उसको नहीं बता सकते, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर तरीके से या सारी चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसा है ऐसा है, लेकिन जो एसेंस आपने महसूस किया उस एसेंस को आप नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि ट्रुथ क्या है, पाथलेस है। दूसरा फिलोसफिकल आइडिया वो किसकी बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं। कंडीशनिंग, यानी कि जो चीज हम बंधे हुए हैं सोसाइटी से, कल्चर से, रिलीजन से, फियर से, ट्रेडिशन से, ये सारी चीजें आपको रोकती हैं, ठीक है। ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीइंग वन सेल्फ फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, यानी कि जो भी आपको लगता है इन चीजों से बंधे हुए हैं, तो उन चीजों से मुक्ति की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं। कंडीशनिंग से फ्रीडम होना बहुत जरूरी है कि भाई अगर आप इन सारी चीजों में बंध कर काम करेंगे तो आपकी जो थिंकिंग है वो मतलब लिमिटेड हो जाएगी, जो करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग की बात करते हैं। सेल्फ नॉलेज की बात की, इन्होंने बताया ही है कि भाई ट्रूथ पाथलेस है, उसको आप सिर्फ अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है, सेल्फ मतलब अपने द्वारा ही उसको रियलाइज कर सकते हो। सेल्फ नॉलेज क्या है, बिगिनिंग है विजडम की। अंडरस्टैंडिंग वंस ओन थॉट्स, इमोशंस एंड मोटिव्स लीड टू इनर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जब आप खुद के थॉट्स, इमोशंस, मोटिव्स को समझेंगे तभी आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। मतलब दूसरा कोई आपको सिखा नहीं सकता, आप कर नहीं सकते, कोई भी गुरु, कोई भी बुक, कोई भी चीज, ठीक है, आपको ये करा नहीं सकती। सेल्फ नॉलेज के द्वारा ही आप रियलाइज कर सकते हैं ट्रुथ को। चॉइसलेस अवेयरनेस की उन्होंने बात की है, यानी कि अवेयर, कई बार हम कहते हैं ना कि उस चीज में मेडिटेशन करें, उस टाइम पे आपको अवेयर रहना, नहीं, वो क्या कहते हैं, अवेयरनेस चॉइसलेस होनी चाहिए। हर टाइम पे आपको अवेयर रहना चाहिए। आप खाना बना रहे हो, चाहे कुछ और काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब हर टाइम पर, यानी कि उसमें अवेयरनेस में चॉइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अवेयरनेस विदाउट जजमेंट और चॉइस, सिंपली ऑब्जर्विंग वंस थॉट्स एंड सराउंडिंग्स इज अ की टू मेंटल, मतलब अपनी मेंटल क्लैरिटी के लिए हर टाइम पर आपको अवेयर रहना है। कुछ भी आप कर रहे हैं उस टाइम पर आपको अवेयर रहना है, यानी कि जो अवेयरनेस है वो चॉइसलेस और फ्री होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं मेडिटेशन कर रही हूं तब मेरे को अवेयर रहना है, ठीक है, हर टाइम पर अवेयरनेस की वो बात करते हैं। साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। कृष्णमूर्ति एम्फसाइज दैट आउटवर्ड सोशल चेंज इज इम्पॉसिबल विदाउट अ डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि उनका मानना था कि भाई सोसाइटी किससे, इंडिविजुअल से बनी है, हम लोगों से मिलकर बनी है, तो हर इंडिविजुअल का जब इनर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तभी सोशल चेंज पॉसिबल है। तो वो साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। ये उनके फिलोसफिकल आइडियाज हैं। तो जो फिलोसफिकल, हिंदी में भी मैंने स्लाइड इंक्लूड कर दी है, तो ये जो फिलोसफिकल आइडियाज हैं उसके आधार पर, यानी कि उनका जीवन दर्शन, विचारधारा, तो किस तरह के थे, हम क्या कह सकते हैं कि जो कृष्णमूर्ति थे वो कैसे थे, यानी कि उनका अपना एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव था ट्रुथ के बारे में, इंक्वायरी के बारे में, गुड सोसाइटी के बारे में, ठीक है। मतलब वो
अब जिस तरीके से सोचते थे उसी की उन्होंने बात की है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव था, किसी चीज से वो बंधे हुए नहीं थे। ही बिलीव दैट, उनका मानना था कि ट्रूथ कांट बी नोन थ्रू एनी पर्सन, बुक, ट्रेडिशन। ये जो कि मैं अभी आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि भाई किसी बुक, पर्सन, किसी ट्रेडिशन के द्वारा आप ट्रूथ को रियलाइज नहीं कर सकते। इट मस्ट बी डिस्कवर्ड इंडिविजुअली, यानी कि ट्रूथ को आप इंडिविजुअली ही डिस्कवर कर सकते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन के द्वारा। तो उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस, फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग, अंडरस्टैंडिंग द होल ऑफ द लाइफ की बात की है। ठीक है, अब ये कुछ फेमस कोटेशंस हैं जो अमूमन पूछ ली जाती हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति से रिलेटेड। एजुकेशन के बारे में वो क्या कहते हैं, एजुकेशन इज नॉट ओनली लर्निंग फ्रॉम बुक्स, मेमोराइजिंग सम फैक्ट्स, बट ऑल्सो लर्निंग हाउ टू लुक, हाउ टू लिसन टू वट द बुक्स आर सेइंग, वेदर दे आर सेइंग समथिंग ट्रू और फॉल्स। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि भाई एजुकेशन का मतलब सिर्फ आपने बुक में से जो पढ़ लिया, ठीक है, कि बुक में से जो भी चीज है उनको मेमोराइज कर लिया, कुछ फैक्ट्स को मेमोराइज कर लिया, वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन क्या है कि मतलब बट ऑल्सो लर्निंग हाउ टू लुक, ये लर्निंग हो कैसे रही है, उसको देखना, उसको समझना, उसको सुनना, बुक्स में क्या कहा गया है, सही या गलत है, उसको रियलाइज करना, उसको मतलब उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है, मतलब अवेयर रहना उस चीज के बारे में। दूसरी कोटेशन क्या है, द हाईएस्ट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट एन इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल हु इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विद द लाइफ एज अ होल, यानी कि वो क्या कहते हैं, एजुकेशन का हाईएस्ट फंक्शन क्या मानते हैं कि एक इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल को तैयार करना जो कि एज अ अपनी लाइफ को एज अ होल डील करने में कैपेबल हो। ठीक है, अपनी लाइफ को एज अ होल डील कर सके, इस तरह का इंडिविजुअल क्रिएट करना एजुकेशन का फंक्शन है। ठीक है, मतलब एज अ होल व्यक्ति को तैयार करना। तो ये जो फिलॉसफिकल आइडियाज हमने देखे उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि भाई उनकी जो फिलॉसफी है वो एग्जिस्टेंशियल है, ह्यूमनिस्टिक है, स्पिरिचुअल है, एक नेचुरलिस्टिक भी हम उनको कहेंगे। ठीक है, नेचुरलिस्टिक, बहुत बड़े नेचुरलिस्टिक थे, प्रकृति के पास रहना उनको बहुत ज्यादा पसंद था। जट किसी भी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो धर्म से रिलेटेड या किसी भी कोई भी किसी भी प्रकार की संस्था है उसको वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे, उसको वो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया है, अपोज किया उस चीज का। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड थॉट्स, ये हिंदी वाली स्लाइड आ गई है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए है। इसके बाद उनकी जो राइटिंग्स और बुक्स, यानी कि उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जहां से अमूमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो हाईलाइटेड है वो पूछी जा चुकी है पहले, तो उन्होंने बहुत मतलब एक्सटेंसिवली लिखा है एजुकेशन, माइंड, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में। कुछ मेजर वर्क उनका इंक्लूड है, ऑलमोस्ट मैंने गूगल से सर्च करके बहुत कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की है, मतलब ऑलमोस्ट सारी आपको यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, थिंक ऑन दीज थिंग्स, education and the significance of life, freedom from the known, the awakening of intelligence on truth, reflection on the self, the book of life on education। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एक मिनट में थोड़ा स्लाइड को ठीक कर लेती हूँ। यू आर द वर्ल्ड, द अर्जेंसी ऑफ चेंज, द इम्पॉसिबल क्वेश्चन, होलनेस ऑफ लाइफ, कृष्णमूर्तिज नोटबुक, कृष्णमूर्ति जर्नल, कमेंट्रीज ऑन लिविंग। ठीक है, इसमें इनकी 3 सीरीज है। वेयर कैन पीस बी फाउंड, द एंडिंग ऑफ टाइम। ये जो हाईलाइटेड आपको दिख रही है, डार्क दिख रही है, वो पहले नेट में भी पूछी जा चुकी है और किसी सेट स्लेट वगैरह के पेपर में पूछी जा चुकी है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी। भाई एजुकेशन के बारे में जिद्दू कृष्णमूर्ति के क्या विचार हैं कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन के एम्स, करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचिंग मेथड कैसे होनी चाहिए, स्कूल के बारे में वो क्या कहते हैं। ठीक है, इवन देन उन्होंने नो स्कूल और नो टीचर का कॉन्सेप्ट भी दिया है। वो स्कूल और टीचर की बात ही नहीं करते, लेकिन फिर भी स्कूल है तो टीचर होगा ही, और स्कूल के बगैर एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ कहीं बात की है उन्होंने, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि वो नो स्कूल और नो टीचर की बात करते हैं। इवन देन डी स्कूलिंग की बात इवान ईचिंग ने की है आई थिंक, लेकिन ये भी जिद्दू कृष्णमूर्ति भी नो स्कूल और नो टीचर की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन से हम शुरुआत करते हैं कि भाई एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि हम पीछे भी जो मैंने इंक्लूड किया था अभी, जो कोटेशंस इंक्लूड की थी वहां से भी आपको पता चल गया होगा। क्या कहते हैं कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट एक्वायरिंग डिग्री और इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एंड लाइफ, यानी कि जो भी डिग्रीज हम एक्वायर करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब लाइफ को, किसी भी व्यक्ति को अपनी खुद की लाइफ को समझना एजुकेशन है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, द हाईएस्ट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट एन इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल हु इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विद लाइफ एज अ होल, यानी कि एजुकेशन का फंक्शन क्या होना चाहिए कि एक इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल को बनाना, ताकि पूरी लाइफ एज अ होल वो अपनी लाइफ को डील कर सके। ठीक है, कैपेबल हो। एजुकेशन शुड मेक द इंडिविजुअल फ्री। भाई एजुकेशन डर का माहौल पैदा ना करे कि बच्चे के दिमाग में डर बैठा दे। ठीक है, जैसे अमूमन होता है कि टीचर्स का डर है या कुछ पनिशमेंट का डर है, तो एजुकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए जो इंडिविजुअल को फ्री
इंटेलिजेंट, सेंसिटिव, कैपेबल ऑफ लव, मतलब इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इन चीजों में कैपेबल बनाए कि भाई फ्री होनी चाहिए, इंटेलिजेंट बनाए, सेंसिटिव बनाए, और मतलब वो प्यार करना भी सीखे, ठीक है। इट मस्ट नॉट प्रोड्यूस मैकेनिकल माइंड्स, यानी कि मैकेनिकल माइंड्स की भाई बस जो कुछ टीचर्स ने बताया वो बच्चों ने रट लिया, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे दिए, ठीक है, कॉम्पिटिशन, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैकेनिकल माइंड्स प्रोड्यूस करना ये नहीं होना चाहिए। ह्यूमन बींग्स को अवेकन करे, इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अपने आप को बच्चा समझे, ये नहीं कि बस मैकेनिकल माइंड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो एजुकेशन है, वो एजुकेशन नहीं है, ये मानते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन की। तो भाई एजुकेशन के बारे में इनका इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, तो एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं, एजुकेशन शुड प्रिपेयर अ पर्सन फॉर लाइफ एज अ होल, मतलब एज अ होल लाइफ को वो समझे, नॉट मियरली फॉर कैरियर, यानी कि सिर्फ आपको भाई एजुकेशन इसलिए ले रहे हैं कि आपको कैरियर बनाना है, आगे जॉब वगैरह करनी है, वो एजुकेशन नहीं है। लाइफ को एज अ होल इंडिविजुअल पर्सन, मतलब अपनी लाइफ का जो होल समझ सके, अपने आप को समझ सके, अपने आप के बारे में अवेयर करना, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो उन्होंने किस पर इंफसाइज किया है कि भाई जो लाइफ की मिस्ट्री है, जो लाइफ का रहस्य है, उसको समझे। सेल्फ रियलाइजेशन, इनर पीस की इन्होंने बात की है, जो कि हम अभी बार बार डिस्कस कर ही चुके हैं कि अपने आप को रियलाइज करना, खुद सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इनर पीस की बात की है। फ्रीडम फ्रॉम फ्री एंड कंडीशनिंग, यानी कि जो भी सोसाइटी के द्वारा हम बंधे हुए हैं, रिलीजन के द्वारा, किसी संस्था से हम जुड़े हुए हैं, तो मतलब जो कंडीशनिंग हो रखी है, फियर, मतलब बिल्कुल आपको फ्री रहना है। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड कंडीशनिंग, कंडीशनिंग और फियर से फ्री रहना है। लव, कंपैशन और हार्मोनी की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं कि उसके द्वारा ही सोसाइटी में, यानी कि इंडिविजुअल की लाइफ चेंज होगी तभी सोसाइटी में चेंज होगा, तो साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक भावना का विकास, ठीक है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी बात करते हैं, स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी को भी बच्चे में डेवलप करना है। तो ये कुछ एक एजुकेशन के एम्स उनके द्वारा बताए गए हैं। इसके बाद बात करेंगे करिकुलम की। तो करिकुलम में भी वो यही चाहेंगे भाई, जिस तरह की वो चाह रहे हैं एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, एजुकेशन की एम्स ऐसे होने चाहिए, तो करिकुलम के बारे में वो क्या कहते हैं, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो किसके लिए फोस्टर करे, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, हार्मोनी के लिए फोस्टर करे, ठीक है। इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। तो करिकुलम के कुछ प्रिंसिपल्स की बात वो करते हैं कि भाई करिकुलम के लिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, करिकुलम शुड डेवलप वर्क एफिशिएंसी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि वर्किंग एफिशिएंसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को बच्चों में डेवलप करे, ठीक है। इट शुड इंक्रेज नेशनल इंटीग्रेशन, पैट्रियोटिज्म और क्यूरियोसिटी, यानी कि पैट्रियोटिज्म की भी बात इन्होंने की, देशभक्ति की भी, जहां पर आप रह रहे हैं उनके प्रति आपको मतलब देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन, क्यूरियोसिटी, पैट्रियोटिज्म, ये सारी चीजों के लिए इंक्रेज करें, ये सारी चीजें करिकुलम में होनी चाहिए, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। लर्निंग शुड इंक्लूड इंटरेक्टिव मेथड्स एंड एस्थेटिक एप्रिसिएशन, यानी कि लर्निंग में इंटरेक्ट किस तरह से आपको इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्टिव मेथड्स और एस्थेटिक एप्रिसिएशन, यानी कि सौंदर्य बोध, कला के प्रति या मतलब अलग अलग चीजों के प्रति सौंदर्य बोध का प्रयोग भी होना चाहिए। स्कूल मस्ट क्रिएट एन एटमोस्फेयर ऑफ लव एंड कॉपरेशन, वो क्या कहते हैं कि भी स्कूल का जो वातावरण है लव और कॉपरेशन पर आधारित होना चाहिए। बच्चे को डर नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिशन, कंपैरिजन की भावना नहीं होनी चाहिए, सोशल इविल से दूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो क्या कहते हैं कि जो करिकुलम है फ्लेक्सिबल, एक्टिविटी, एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, ठीक है। तो कोर एरियाज कौन कौन से इंक्लूड है, लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करते हैं, साइंस एंड मैथमेटिक्स, आर्ट, म्यूजिक एंड ड्रामा, नेचर स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मोरल एंड वैल्यू एजुकेशन, ये सारे उन्होंने बताया है कि सारी चीजें करिकुलम में होनी चाहिए, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग मेथड्स के बारे में वो क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ इंक्वायरी उनका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कि बच्चा खुद ऑब्जर्व करे, खुद मतलब वो जिज्ञासु होना चाहिए। अगर बच्चे में जिज्ञासा है तभी वो कुछ सीख सकता है, कोई दूसरा टीचर उसको आके नहीं सिखा सकता है। तो ऑब्जर्वेशन और सेल्फ इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। डायलॉग और डिस्कशन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। लर्निंग थ्रू नेचर, नेचुरलिस्टिक थे वो, बहुत बड़े नेचर के करीब उन्होंने खुद रहा है, खुद ऑब्जर्व किया है, तो नेचर के थ्रू बच्चों को चीजें सिखाई जाए, ठीक है। इस तरह के मेथड्स का प्रयोग करना है। फ्रीडम और सेल्फ एक्सपीरियंस की बात करते हैं। नो कंपटीशन और कंपैरिजन, इस तरह का नहीं होना चाहिए स्कूल में, ठीक है, कि भाई कंपटीशन हो, कंपैरिजन बच्चों का किया जाए, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रोल ऑफ द टीचर, मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, नो टीचर का कॉन्सेप्ट की भी बात करते हैं वो। कई बार अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप जा सकते हैं आंसर में, अगर ऑप्शन है तो, जद्दू कृष्ण मूर्ति के साथ, कि टीचर की वो बात ही नहीं करते, क्योंकि कोई भी टीचर आपको सिखा नहीं सकता अगर आप खुद सेल्फ अवेयर, सेल्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो टीचर का रोल कैसा, हालांकि अब स्कूल है तो टीचर की बात उन्होंने की है, तो टीचर के बारे में उनके क्या थॉट है, वो क्या कहते हैं कि टीचर
मतलब एक लर्नर होना चाहिए, वो उसको हमेशा सीखते रहना चाहिए, गाइड होना चाहिए, एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, एक अथॉरिटी फिगर नहीं होना चाहिए कि बच्चों को जो बताया आपको ऐसे ही करना है, मतलब इस तरह का टीचर नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी समझे, ठीक है, कि बच्चे क्या चाहते हैं, ठीक है, उसको लगातार खुद भी सीखने और बच्चों को भी समझे कि बच्चों की क्रिएटिविटी क्या है, क्या कुछ वो करना चाह रहे हैं, उनको फ्रीडम होनी चाहिए। टीचर एक अथॉरिटी फिगर है, यानी कि एक मतलब डोमिनेट ना करें, ठीक है, एक लर्नर गाइड ऑब्जर्वर की तरह होना चाहिए। ही अपोज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखिए जिद्दू कृष्ण मूर्ति टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स टेक्निक्स को इम्पोज करते हैं। जैसे कोई भी कोर्स आप करते हैं, बीएड एमएड जो भी करते हैं, ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप करते हैं तो उनमें फिक्स टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, उसका एक फिक्स दायरा होता है। तो बच्चा कुछ अगर करना चाहता है, जो जिज्ञासु है, कोई मतलब बहुत अच्छी उसकी स्किल्स है, वो नहीं कर पाता, तो उसके अगेंस्ट में ये बोलते हैं कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए। उनका मानना है, वो क्या कहते हैं इसके बारे में, कि भाई जो टीचिंग है वो कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है, वो क्या है, अ वे ऑफ लाइफ है। एजुकेशन क्या है, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टीचर्स और पेरेंट्स की, यानी कि टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स का भी अहम रोल होता है। टीचर्स मस्ट इंक्रीज सेल्फ डिसिप्लिन एंड इंक्वायरी, यानी कि टीचर ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन और इंक्वायरी, जिज्ञासु, अन्वेषण, उसकी जो जिज्ञासा को बढ़ाने का काम करे, ठीक है, टीचर ऐसा होना चाहिए। हालांकि टीचर के फेवर में वो नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर के बारे में उन्होंने ये सब चीजें बोली हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे प्लेस ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे के बारे में वो क्या कहते हैं। तो बच्चे के बारे में वो क्या कहते हैं, कृष्ण मूर्ति एडवोकेटेड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। भाई एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ झेला था अपने टाइम पे, फॉर्मल एजुकेशन जो कुछ दिया जा रहा था, टीचर्स ने इवन देन उनको मेंटली रिटार्डेड बोल दिया था, तो वो क्या कह रहे हैं कि बच्चा सेंटर्ड में होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को सिखाया जा रहा है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। द चाइल्ड मस्ट ग्रो नेचुरली विथ फ्रीडम, लव एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो जब उनके स्कूल के एक्सपीरियंस थे बहुत खराब थे, कि डर का माहौल था, टीचर्स डांटते फटकारते रहते थे, तो वो यही कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो फ्रीडम फ्रॉम फियर होनी चाहिए, लव और अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होनी चाहिए, कि बच्चे को ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं कुछ मतलब बोल दूंगा कि आप मतलब कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, तो कहीं उसको डांट ना पड़ जाए या उसको पनिशमेंट ना मिल जाए, ठीक है। ईच चाइल्ड इज यूनिक एंड मस्ट नॉट बी कंपेयर्ड विद अदर्स, यानी कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है और उसको किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। डिसिप्लिन की अगर बात करें तो क्या कहते हैं, इनर डिसिप्लिन की बात करते हैं। दैट कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग नॉट फियर, यानी कि डिसिप्लिन इंपोज किया हुआ नहीं होना चाहिए, डर के आधार पर डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होना चाहिए। इनर डिसिप्लिन की बात करते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि जो ऑबिडियंस है वो सिर्फ मतलब आप ओबे कर रहे हो, आपको बताया गया आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो आप मतलब जो ओबीडियंस है वो दास को क्रिएट करता है, ठीक है। उनका मानना था कि जो आज्ञाकारिता है मनुष्य को गुलाम बनाती है, बुद्धिमान नहीं बनाती, ठीक है। ट्रू डिसिप्लिन अराइज व्हेन देयर इज अ सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑर्डर विद इन, यानी कि आपकी जो भीतरी व्यवस्था है उसमें खुद जागरूकता होगी, तभी सेल्फ अवेयरनेस होगी, तभी मतलब ट्रू डिसिप्लिन अराइज होगा, यानी कि अंदर से आना चाहिए, थोपा हुआ डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। इनर डिसिप्लिन की बात करते हैं। इसके बाद बात करेंगे स्कूल की। तो स्कूल भी किस तरह का होना चाहिए, कि भाई स्कूल एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जो सिर्फ अकेडमिक नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करे, ऐसा स्कूल नहीं होना चाहिए। स्कूल एक लर्निंग का ऐसा सेंटर होना चाहिए जिसके द्वारा बच्चों में फ्रीडम, लव, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जा सके, ठीक है। स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो मतलब बच्चों को मतलब ऐसा होना चाहिए जो कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे को इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली डेवलप करे, यानी कि उसका कंप्लीट एज अ होल वो प्रिपेयर हो सके, ठीक है। इस तरह का कंप्लीट डेवलपमेंट की वो बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। हालांकि स्कूल के फेवर में वो नहीं थे, लेकिन फिर भी स्कूल के इन्वायरमेंट के बारे में उन्होंने कुछ बोला है। क्या कहा उन्होंने, फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि स्कूल ऐसा होना चाहिए, ट्रू स्कूल मस्ट बी फ्री फ्रॉम फियर एंड पनिशमेंट सो दैट चिल्ड्रन कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स नेचुरली एंड फियरलेसली। भाई स्कूल ऐसा होना चाहिए, मतलब बच्चों को फ्रीडम होनी चाहिए, बच्चों को पनिशमेंट का डर नहीं होना चाहिए, ताकि वो फ्री होकर बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि स्मॉल पीपल टीचर रेशियो होना चाहिए। इसकी बात ये करते हैं क्योंकि जब कम से कम बच्चे होंगे तभी तो टीचर इंडिविजुअली बच्चों को पहचान पाएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि पीपल टीचर रेशियो छोटा होना चाहिए, यानी कि एक क्लास में 15-20 बच्चे इतने होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, अलाउइंग टीचर्स टू अंडरस्टैंड एवरी चाइल्ड पर्सनली, ताकि जो टीचर है वो पर्सनली बच्चों को समझ सके। नो कंपैरिजन और कंपटीशन, वो क्या कहते हैं कि भी स्कूल में कोई कंपटीशन, मतलब कंपैरिजन बच्चों के बीच में नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा कॉपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के द्वारा बच्चों को इंक्रेज किया जाना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम सोशल इविल्स, यानी कि सामाजिक
सामाजिक जो बुराइयां हैं जिसके कारण बच्चे लिप्त हो जाते हैं, तो स्कूल उन चीजों से दूर होना चाहिए। अब इनके द्वारा कुछ एक स्कूल इस्टेब्लिश किए गए थे, तो मैक्सिमम मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, अगर कोई इक्का दुक्का रह गया हो तो कह नहीं सकती, मैक्सिमम मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग के 1 to 6 स्कूल्स हैं ये इंडिया में है, ठीक है। और ये जो हाईलाइटेड है वो पूछे जा चुके हैं, इनके स्कूल से, इनकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है, ठीक है। तो ऋषि वैली स्कूल कहाँ पर है? मदनपल्ले आंध्र प्रदेश में है। राजघाट बेसेंट स्कूल उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। द वैली स्कूल बेंगलुरु में है। शाद्री स्कूल पुणे में है। पाठशाला, ठीक है, ये पाठशाला पूछा जा चुका है, तमिलनाडु में है। और ये KFI क्या है? ठीक है, पाठशाला KFI यानी कि कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। द स्कूल है चेन्नई, द स्कूल के नाम से ये है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में, ठीक है। इसके अलावा ये तो इंडिया के हैं, इसके अलावा ब्रॉकवुड पार्क स्कूल है, यूके में है, और ओक ग्रोव स्कूल USA में है, ठीक है, ये बाहर की कंट्रीज में है। तो इनके स्कूल से पूछा जाता है, क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, जो हाईलाइटेड थे वो पूछे जा चुके हैं। लिगेसी एंड कॉन्टिन्यूड इम्पैक्ट, उनकी विरासत की अगर हम बात करें तो भाई क्या कह सकते हैं, ठीक है। लिगेसी के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे कि कृष्ण मूर्ति एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल एजुकेशनल थिंकर थे 20th सेंचुरी के। उनको हम रेडिकल थिंकर बोलते हैं, क्योंकि जो उन्होंने भाषण दिया था, जिस तरह से उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, उससे ब्रेकअप किया था, तो उसके आधार पर उनको 20th सेंचुरी का रेडिकल थिंकर के नाम से भी जाना जाता है। फ्री फ्रॉम फियर वाली भावना है, ठीक है, तो उनको रेडिकल थिंकर कहा जाता है 20वीं शताब्दी का। उनकी जो टीचिंग थी वो लगातार साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स, फिलोसफर, सीकर वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में लोग जो भी सीखना चाह रहे हैं तो उनको इंस्पायर करती रहेंगी। 17 फरवरी 1986 को उनका देहांत हो गया, लेकिन उनके जो भी लेक्चर, बुक, स्कूल्स हैं, वो उनका जो विजन था उसको वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है, साझा कर रहे हैं। कंक्लूड अगर हम इस टॉपिक को करें, मतलब जिद्दू कृष्ण मूर्ति की एजुकेशनल फिलॉसफी जो भी हमने पढ़ा उसको अगर हम कंक्लूड करें तो हम क्या कह सकते हैं कि भी जिद्दू कृष्ण मूर्ति की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसका सेंटर क्या है? सेल्फ नॉलेज, फ्रीडम एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। आई होप कि आप समझ ही गए हो, इतना कुछ मैं बोल चुकी हूँ, अभी बार बार हर चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो किसमें बिलीव करते थे कि एजुकेशन शुड लीड टू अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, व्यक्ति अपने आप को समझे। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, कैरियर के लिए तैयार करना या मैकेनिकल माइंड तैयार करना, वो नहीं होना चाहिए। हिज मैसेज कॉन्टिन्यू टू गाइड एजुकेटर्स एंड लर्नर्स टूवर्ड्स अ लाइफ ऑफ अवेयरनेस, सिंप्लिसिटी एंड पीस, यानी कि उनका जो संदेश है आज भी शिक्षक और विद्यार्थियों को क्या करता है? अवेयर, सिंप्लिसिटी और पीस के लिए, जीवन के प्रति पीस होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, लाइफ में पीस होना चाहिए, उस चीज के लिए वो प्रेरित करता है, ठीक है। तो आई होप कि जिद्दू कृष्ण मूर्ति की जो एजुकेशनल फिलॉसफी थी उनके बारे में जो कुछ भी मैंने जाना, मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर कहीं पर कोई कमी रह गई हो, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी सीखती रहती हूँ, ठीक है, मैं भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करती रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत कुछ इनके बारे में जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना मैंने कोशिश की है कि एक टॉपिक के अकॉर्डिंग जितना भी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं उतना मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। कहीं पर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज अगर मेरे से मिस हो गई है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, उससे मेरे को भी और भी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो, कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन होती है लेक्चर के रिगार्डिंग, वो आप मेरे को जरूर बताया को। आपको अच्छा लगा तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, कहीं कुछ कमी रह गई है तो आप मेरे को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब सीखते ही रहते हैं, ठीक है। बस यही मैं कहना चाहूंगी। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सावित्रीबाई फुले के बारे में हम डिटेल में समझेंगे।